क्रिटिकल थिंकिंग। यह किताब निकोल प्राइस और सिमोन ब्रैडली की संयुक्त रचना है, जो आज की तेज रफ्तार और इंफॉर्मेशन ओवरलोड से भरी दुनिया में सोचने की असली कला सिखाती है। हम रोज सोशल मीडिया, न्यूज, ऑफिस गॉसिप और फैक्ट्स की बौछार में उलझ जाते हैं, लेकिन इनमें से कितना सच है, कितना भ्रम है, और क्या हम वाकई अपने दिमाग से सोच रहे हैं या किसी और की सोच को बस मान रहे हैं? यही सवाल इस किताब का मूल आधार है। निकोल और साइमन बताते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब सिर्फ संदेह करना नहीं होता, बल्कि यह एक अभ्यास है जिसमें आप प्रत्येक जानकारी को तटस्थ होकर जांचते हैं, तर्क से समझते हैं और बिना पूर्वाग्रह के निष्कर्ष निकालते हैं। यह स्किल सिर्फ किताबों या डिबेट के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। चाहे आप नौकरी कर रहे हों, बिजनेस चला रहे हों या निजी फैसले ले रहे हों, किताब में रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, मेंटल मॉडल्स, लॉजिकल फैलेसीज और स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स दी गई हैं जो आपको सिखाती हैं कैसे किसी भी सूचना को एनालाइज किया जाए, कैसे फेक लॉजिक और मैनिपुलेशन को पहचाना जाए और कैसे आप भीड़ के प्रभाव में आए बिना अपनी सोच खुद बना सकें। क्रिटिकल थिंकिंग का संदेश है, अगर आप हर बात को बिना सोच समझे मानते रहेंगे तो असल आजादी कभी नहीं मिलेगी। ये किताब आपके दिमाग को शार्पन करती है ताकि आप दुनिया को जैसा है वैसा देख सकें, न कि जैसा दिखाया जा रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे 9 ऐसे पावरफुल चैप्टर्स जो आपकी सोच को इस तरह रीशेप करेंगे कि आप कंफ्यूजन नहीं, कॉन्फिडेंस में जिएंगे। तो अगर आप रेडी हैं अपनी सोच को नई दिशा देने के लिए, इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां से शुरुआत नहीं, बदलाव होगा। चैप्टर 1, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है और आप इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो सोच रहे हैं, लेकिन दरअसल वो सिर्फ अपने दिमाग को चला रहे होते हैं, बिना डायरेक्शन, बिना क्लैरिटी और बिना समझ के। यही बात इस किताब का पहला चैप्टर बहुत गहराई से समझाता है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है सोचना नहीं, समझदारी से सोचना। मतलब ऐसा सोच जहां इमोशन और लॉजिक के बीच बैलेंस हो, जहां आप सिर्फ रिएक्ट ना करें बल्कि एनालाइज करें, जहां आप किसी बात को फेस वैल्यू पर ना लें बल्कि उसके पीछे की ट्रूथ को समझें। लेकिन असलियत यह है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो सोच रहे हैं, पर वो बस अपने अंदर की आवाजों को रिपीट कर रहे होते हैं। उनका माइंडसेट होता है, मुझे जो लगा वो सही है, मैंने तो हमेशा ऐसा ही किया है, लोग क्या कहेंगे, मुझे वही करना चाहिए। और यही सोच हमें गलत फैसलों की तरफ ले जाती है, जहां हम बिना सवाल पूछे बस आदतों और इमोशंस के साथ बहते चले जाते हैं। अब जरा सोचिए, क्यों हम बार बार टॉक्सिक रिश्तों में फंसते हैं? क्यों हम वही फाइनेंशियल मिस्टेक्स दोहराते हैं? क्यों हम करियर में क्लैरिटी के बजाय कंफ्यूजन में उलझे रहते हैं? बिकॉज हम सोचते नहीं, अस्यूम करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च बताती है हमारा दिमाग शॉर्टकट्स पसंद करता है। इन्हें कहते हैं कॉग्निटिव बायसेस, जैसे कॉन्फर्मेशन बायस, इमोशनल रीजनिंग, ओवर जनरलाइजेशन। इनकी वजह से हम अपनी ही थिंकिंग को चैलेंज नहीं करते, हम बस वही इंफॉर्मेशन देखते हैं जो हमारी सोच को सही साबित करे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक एक्सपेरिमेंट में पाया गया, जब लोगों को एक ही इश्यू पर 2 ऑपोजिट फैक्ट्स दिखाए गए तो ज्यादातर लोगों ने वही फैक्ट चुना जो उनकी पहले से बनी राय को सपोर्ट करता था, भले ही वो फैक्ट साइंटिफिकली गलत था। यानी हम ओपन माइंडेड सोचने के बजाय सिर्फ वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल समझिए। अनम नाम की एक लड़की बार बार रिलेशनशिप्स में हर्ट हो रही थी। हर बार वो सोचती थी मेरी किस्मत खराब है, लेकिन जब उसने थोड़ी देर रुककर क्रिटिकल थिंकिंग से अपनी पैटर्न को ऑब्जर्व किया तो उसे समझ आया वो हर बार एक जैसे लोगों को चुन रही थी, क्योंकि वो बचपन से इमोशनली अनअवेलेबल लोगों के साथ फेमिलियर थी। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया प्रॉब्लम किस्मत नहीं थी, उसकी सोच थी। अब सवाल यह है, आप क्रिटिकल थिंकिंग को अपनी लाइफ में कैसे लाएं? प्रैक्टिकल टिप्स। 1, हर बात को तुरंत सही मत मानो। पहले सवाल पूछो, क्या यह सच में सच है? क्या इसका कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है? 2, फीलिंग्स को पहचानो, लेकिन उन पर पूरी तरह भरोसा मत करो। इमोशंस हेल्पफुल होते हैं, पर हमेशा एक्यूरेट नहीं। 3, हर डिसीजन से पहले एक स्टेप पीछे हटो। सोचो, क्या मैं रिएक्ट कर रहा हूं या समझदारी से सोच रहा हूं? 4, अपने बिलीव्स को चैलेंज करो।
जो बातें बचपन से मानी हैं, क्या वो आज भी वैलिड हैं? 5वां, लॉजिक और एविडेंस की तलाश करो, ओपिनियन नहीं। इस पहले चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, आपकी जिंदगी का डायरेक्शन आपकी डिसीजंस तय करते हैं और आपके डिसीजंस का क्वालिटी आपकी सोच तय करती है। तो सोचिए, क्या आप सच में सोच रहे हैं या बस अपने इमोशन से लड़ रहे हैं? चैप्टर 2, द एनिमीज ऑफ योर थिंकिंग, बायसेस, इमोशंस एंड मेंटल शॉर्टकट्स। हम सोचते हैं कि हम दुनिया को जैसा देखते हैं वो सच्चाई है, लेकिन सच्चाई ये है, हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसा हमारा माइंड उसे बनाता है। इस किताब का दूसरा चैप्टर बिल्कुल यही सच सामने लाता है कि हमारी सोच के सबसे बड़े दुश्मन हमारे अंदर ही होते हैं, वो भी इतने चुपचाप कि हमें पता तक नहीं चलता। किताब कहती है, जब आप सोचते हैं कि आप स्मार्ट डिसीजन ले रहे हैं, तब भी आपका दिमाग ऐसे शॉर्टकट्स ले रहा होता है जो आपकी लॉजिक को साइलेंटली सैबोटाज कर रहे होते हैं। इन मेंटल शॉर्टकट्स को कहा जाता है कॉग्निटिव बायसेस। ये आपके डिसीजंस को अंदर से मैनिपुलेट करते हैं। आपको लगता है आपने सही सोचा, लेकिन असल में आप बस अपने इमोशंस या पुराने एक्सपीरियंसेस से इन्फ्लुएंस थे। अब जरा सोचिए, आपने किसी नए इंसान से मिलते ही सोच लिया, ये भरोसे के लायक नहीं है। किसी प्रोडक्ट को देखकर कहा, इतना सस्ता है, क्वालिटी खराब ही होगी। कोई न्यूज़ देखी और तुरंत कहा, हाँ मुझे पहले से पता था, ये लोग ऐसे ही हैं। ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारे अंदर छिपे हुए बायसेस के। अब चलिए इन बायसेस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव बायसेस। 1, कॉन्फर्मेशन बायस। आप वही बातें ढूंढते हैं जो आपकी पहले से बनी राय को सही साबित करें। एग्जाम्पल, अगर आप मानते हैं कि कोई दोस्त सेल्फ सेंटर्ड है, तो आप उसकी हर छोटी सेल्फिश बात को नोटिस करेंगे, पर जो अच्छी बातें हैं वो इग्नोर कर देंगे। 2, एंकरिंग बायस। आप अपने पहले देखे हुए नंबर, प्राइस या आइडिया को बेस मान लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई चीज पहले 10,000 में दिखी थी और अब 7,000 में मिल रही है, तो आप सोचेंगे ये डील अच्छी है, भले ही एक्चुअल वैल्यू सिर्फ 5,000 हो। 3, अवेलेबिलिटी बायस। जो चीज सबसे रीसेंट या इमोशनल हो, वही सबसे सच्ची लगती है। एग्जाम्पल, अगर आपने अभी अभी कोई प्लेन क्रैश की न्यूज देखी, तो आप सोचेंगे फ्लाइट्स रिस्की हैं, जबकि स्टैट्स बताते हैं कि फ्लाइट्स सबसे सेफ ट्रांसपोर्ट हैं। 4, हालो इफेक्ट। किसी इंसान की एक क्वालिटी देखकर उसकी पूरी पर्सनैलिटी का जजमेंट बना लेना। उदाहरण, अगर कोई स्मार्ट दिखता है तो आप अस्यूम कर लेते हैं कि वो ऑनेस्ट भी होगा। अब जरा सोचिए कि ये बायसेस आपके करियर, रिलेशनशिप्स और डेली लाइफ के कितने डिसीजंस को साइलेंटली कंट्रोल कर रहे हैं और आपको पता तक नहीं चलता। हरीश एक यंग एंटरप्रेन्योर था। उसे एक नया बिजनेस पार्टनर मिला जो बहुत कॉन्फिडेंट और चार्मिंग था। हैरिस ने पहले मीटिंग में ही उसे ट्रस्टवर्दी मान लिया, बिना बैकग्राउंड चेक किए। क्यों? क्योंकि हैरिस के अंदर हेलो इफेक्ट काम कर रहा था। उसे लगा जो इतना अच्छा बोलता है वो बुरा कैसे हो सकता है। 3 महीने बाद वो पार्टनर पूरा पैसा लेकर गायब हो गया। तभी हैरिस को समझ आया, इमोशंस आपके जजमेंट को धोखा दे सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में पता चला कि जब इंसान इमोशनली चार्ज होता है तो उसका लॉजिकल ब्रेन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, धीमा पड़ जाता है और इमोशनल ब्रेन, एमिगडाला, हाइपर एक्टिव हो जाता है। मतलब जब आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड या परेशान होते हैं, तब आपकी सोच सबसे कमजोर होती है। प्रैक्टिकल टिप्स टू फाइट दीज एनिमीज। 1, हर असम्पशन को वेरीफाई करो। खुद से पूछो, क्या मैं एविडेंस पर भरोसा कर रहा हूं या इमोशन पर? दूसरी, पॉज करो, रिस्पॉन्ड मत करो। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, 5 मिनट रुक जाओ। लेट योर लॉजिक कैच अप विथ योर इमोशंस। तीसरा, उल्टा दृष्टिकोण अडॉप्ट करो। जानबूझकर अपनी सोच का उल्टा पॉइंट इमेजिन करो। क्या मैं गलत भी हो सकता हूं? चौथे, बायस को नाम दो। जब कोई थॉट आए तो सोचो, क्या यह कॉन्फर्मेशन बायस है? क्या मैं एंकरिंग में फंस रहा हूं? 5वां, हर डिसीजन से पहले एक शॉर्ट चेकलिस्ट बनाओ। फीलिंग या फैक्ट, पास्ट एक्सपीरियंस या प्रेजेंट रियलिटी, ट्रूथ या कन्वीनियंट बिलीफ। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, दुनिया डेंजरस नहीं है, हमारी बिना जांची सोच डेंजरस है। जब तक आप अपने अंदर के बायसेस को नहीं पहचानते, तब तक आप दूसरों से नहीं, खुद से धोखा खा रहे होते हैं। चैप्टर 3, थिंक बिफोर यू रिएक्ट, द पावर ऑफ स्लोइंग डाउन। ज्यादातर लोग जवाब नहीं देते, वो बस रिएक्ट करते हैं और यहीं से शुरू होता है गलत फहमियों, पछतावे
और टूटते रिश्तों का सिलसिला। इस किताब का तीसरा चैप्टर हमें एक बहुत ही सुप्तल लेकिन जरूरी चीज सिखाता है, सोचने और रिएक्ट करने के बीच का फर्क। किताब साफ कहती है, हमारी इंस्टेंट रिएक्शंस हमारी सबसे बड़ी गलतियों की जड़ हैं, क्योंकि जो भी काम आप गुस्से, डर या एक्साइटमेंट में करते हैं वो अक्सर रिग्रेट में बदल जाता है। जरा सोचिए, कभी किसी ने आपको कुछ कह दिया और आपने बिना सोचे तुरंत पलटकर जवाब दे दिया। बाद में पछतावा हुआ। किसी गलत फहमी में आपने किसी अपने को दोषी मान लिया और बात बिगड़ गई। किसी सिचुएशन में आप पैनिक हो गए और गलत फैसला ले बैठे। इन सब के पीछे सिर्फ एक चीज कॉमन है, रिएक्ट करना, थिंक करने से पहले। स्टैनफोर्ड न्यूरोसाइंस रिसर्च के मुताबिक जब कोई इमोशनल ट्रिगर आता है तो आपका दिमाग पहले एमिगडाला को एक्टिवेट करता है, जो फाइट या फ्लाइट का सिग्नल देता है, यानी आप या तो लड़ते हैं या भागते हैं। लेकिन रिफ्लेक्टिव थिंकिंग यानी सोच समझकर जवाब देना तब एक्टिवेट होता है जब आप खुद को पॉज करने का मौका देते हैं। बस कुछ सेकंड की देरी आपके पूरे जवाब को बदल सकती है। आयशा एक कॉलेज स्टूडेंट थी। एक दिन उसकी दोस्त जारा ने सबके सामने उसकी बात काट दी। आयशा को गुस्सा आया और वो फौरन कह बैठी, तुम हमेशा अटेंशन लेने की कोशिश करती हो। जारा चुप हो गई और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती टूटने लगी। कुछ दिन बाद आयशा को पता चला जारा की मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी और वो मेंटली डिस्टर्ब थी। ईशा को पछतावा हुआ, काश उसने 10 सेकंड सोच लिया होता। किताब हमें क्या सिखाती है? इस किताब के अनुसार जवाब देने से पहले एक शॉर्ट पॉज लेना आपकी सोच को रीसेट कर सकता है। यह पॉज आपके दिमाग को भावनाओं से तर्क की तरफ शिफ्ट करता है। प्रैक्टिकल टेक्निक्स: सोचना, पॉज, रिस्पॉन्ड। पहला 5 सेकंड का नियम: कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, गिनो 1, 2, 3, 4, 5। इससे एमिगडाला कूल डाउन होता है और लॉजिक ऑन होता है। 2, ब्रेथ ऑब्जर्वेशन। एक गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या मुझे अभी जवाब देना जरूरी है? 3, लेबल द इमोशन। जैसे ही कोई रिएक्शन आए उसे नाम दो। मैं गुस्से में हूं, मैं इनसिक्योर महसूस कर रहा हूं। इससे आपकी अवेयरनेस बढ़ती है और कंट्रोल मिलता है। 4, विजुअलाइज द आफ्टरमैथ। खुद से पूछो, अगर मैं अभी कुछ बोल दूं तो इसका क्या असर होगा 10 मिनट बाद, 10 दिन बाद? 5, एक देरी वाक्य तैयार रखें, जैसे मुझे इस पर विचार करने दें, मैं इस पर सोचकर बताता हूं। इससे सामने वाला भी समझता है कि आप मैच्योर तरीके से सोचते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, तेज रिएक्शन आपको स्ट्रांग नहीं बनाता, बल्कि स्लो, थॉटफुल जवाब देना ही आपकी असली ताकत है। जब आप हर सिचुएशन में पॉज लेकर जवाब देते हैं तो आप ना सिर्फ अपनी इमोशनल एनर्जी बचाते हैं, बल्कि लोगों का रिस्पेक्ट भी जीतते हैं। यही है क्रिटिकल थिंकिंग की असली शुरुआत: सोचना, समझना, फिर बोलना। चैप्टर 4, क्वेश्चन एवरीथिंग, हाउ टू ब्रेक फ्री फ्रॉम ब्लाइंड बिलीव्स। अगर आप कभी खुद से नहीं पूछते क्यों, तो शायद आप किसी और की जिंदगी जी रहे हैं, अपनी नहीं। इस किताब का चौथा चैप्टर हमें एक गहरी बात सिखाता है, जो लोग ज्यादा सवाल पूछते हैं वही लोग असल में सोचते हैं। किताब साफ कहती है, ब्लाइंड बिलीव्स यानी बिना तर्क के मानी गई बातें हमारी डिसीजंस को साइलेंटली कंट्रोल करती हैं, और जब तक हम उन्हें चैलेंज नहीं करते हम ट्रैप्ड रहते हैं एक ऐसे सिस्टम में जो हमें बदलने ही नहीं देता। सोचिए, क्या आपने कभी किसी रूल को सिर्फ इसलिए फॉलो किया क्योंकि सब ऐसा ही करते हैं? क्या आपने किसी बड़े की बात को बिना सोच विचार के मान लिया, ये मानकर कि वो मुझसे ज्यादा जानते होंगे? क्या आपने कभी खुद से पूछा, क्या ये सच है या सिर्फ एक पुरानी आदत? अगर नहीं पूछा तो शायद आप खुद की नहीं, किसी और की सोच से डिसीजंस ले रहे हैं। हार्वर्ड साइकोलॉजी रिसर्च के मुताबिक हमारे बिलीफ्स ज्यादातर इनहेरिटेड होते हैं, वैलिडेटेड नहीं। यानी हम जो मानते हैं वो खुद चुना हुआ नहीं होता, वो हमें दिया गया होता है, घर से, समाज से, स्कूल से, टीवी से। और जब हम उन्हें कभी सवालों के कटघरे में नहीं खड़ा करते तो वो बिलीफ धीरे धीरे एक इनविजिबल केज बन जाता है। इमरान एक जॉब करता था। उसके घर में शुरू से यही सिखाया गया था, गवर्नमेंट जॉब ही सबसे सेफ होती है। उसे फोटोग्राफी का पैशन था, लेकिन उसने कभी परस्यू नहीं किया। उसने कभी खुद से सवाल नहीं पूछा, क्या मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ सेफ्टी है या सेटिस्फैक्शन भी? जब उसने पहली बार खुद से यह सवाल किया तो उसकी जिंदगी की डायरेक्शन ही बदल गई। आज वो फ्रीलांस फोटोग्राफी में काम कर रहा है, खुद के क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि उसने क्यों
पूछना सीख लिया। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग मेथड, सरल भाषा में ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस ने एक पावरफुल तरीका बताया था। हर बात पर सही सवाल पूछो जब तक सच्चाई ना मिल जाए। इस मेथड को सिंप्लीफाइड तरीके से समझें। 1. क्लैरिटी क्वेश्चंस, आप ये क्यों मानते हैं, इसका मतलब असल में क्या है। 2. अहंकार चुनौती, आप किस बात को बिना सोचे मान रहे हैं, क्या वो असम्पशन सच में वैलिड है। 3. एग्जिबिट डिमांड, आपके पास इसका क्या प्रूफ है, क्या ये सिर्फ सुनी सुनाई बात है। 4. विकल्प देखें, क्या कोई दूसरा नजरिया भी हो सकता है, क्या सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं। 5. इम्प्लीकेशन अवेयरनेस, अगर ये बात सच है तो इसका असर क्या होगा, अगर ये गलत है तो क्या बदलना होगा। प्रैक्टिकल टिप्स, हाउ टू यूज दिस इन रियल लाइफ। 1. हर एडवाइस को फिल्टर करो, चाहे वो फैमिली दे या फ्रेंड। खुद से पूछो, क्या ये मेरे लिए सही है। 2. डर को पहचानो, अक्सर हम सवाल इसलिए नहीं पूछते क्योंकि हमें रिजेक्शन या डिसरिस्पेक्ट का डर होता है, लेकिन जो डरता है वो सीखता नहीं। 3. रोज एक सवाल वाला जर्नल बनाओ, हर दिन खुद से एक गहरा सवाल पूछो, मैं आज जो कर रहा हूं क्या ये मेरी चॉइस है। 4. ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट के साथ क्वेश्चन करो, ब्लाइंड फॉलोइंग और डिसरिस्पेक्ट के बीच फर्क होता है, सोचने की परमिशन खुद को दो। 5. क्यूरियोसिटी को दबाओ मत, मैं ऐसा क्यों मानता हूं, इस एक सवाल में आपकी फ्रीडम छिपी है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, क्रिटिकल थिंकिंग की असली शुरुआत वहीं से होती है, जहां आप हर बात को बिना डर, बिना भावुक हुए तर्क के तराजू पर तौलते हैं। ब्लाइंड बिलीफ में कंफर्ट होता है, लेकिन सवाल करने में क्लैरिटी होती है। तो याद रखो, सवाल मत छोड़ो, क्योंकि जवाब वहीं मिलते हैं जहां लोग पूछने की हिम्मत रखते हैं। यह वीडियो सिर्फ इस बुक का एक ओवरव्यू है। अगर तुम सच में अपनी सोच को बदलना चाहते हो तो इस बुक को पूरा पढ़ना जरूरी है। इसमें ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स और डीप इंसाइट्स हैं जो तुम्हारी लाइफ को अंदर से रीबिल्ड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ई बुक अभी बाय करो और अपने माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ। चैप्टर 5, फ्रॉम प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग दैट वर्क्स। हर बड़ी समस्या तब तक भारी लगती है जब तक हम उसे छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ते। इस किताब का 5वां चैप्टर हमें सिखाता है कि सही सोच सिर्फ तेज सोच नहीं होती, बल्कि स्ट्रक्चर्ड सोच होती है, यानी सोच का ऐसा तरीका जो सिस्टमैटिकली किसी भी प्रॉब्लम को टुकड़ों में तोड़कर उसका हल निकाल सके। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचुरली नहीं आती, लेकिन किताब कहती है सभी में सोचने की ताकत होती है, बस जरूरत है उसे सही डायरेक्शन में लगाने की। क्यों हम प्रॉब्लम से घबरा जाते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग जब एक ही बार में पूरी प्रॉब्लम को देखता है तो वो पैनिक करता है, हमारा ब्रेन ओवरवेल्म हो जाता है, और ऐसे में या तो हम रिएक्ट करते हैं या इग्नोर करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप में कंफ्यूजन हो या करियर की मुश्किल, जब हम उसे एक मैसिव ब्लॉक के रूप में देखते हैं तो क्लैरिटी गायब हो जाती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है ह्यूमन ब्रेन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उतना एफिशिएंट नहीं होता जब तक कि उसे पार्ट्स में डिवाइड न किया जाए, यानी ब्रेक इट डाउन एंड द ब्रेन विल काम डाउन। एनालिटिकल थिंकिंग एक्टिवेट्स प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो हिस्सा जो प्लानिंग, लॉजिक और रैशनल डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है। जोया एक स्मॉल बिजनेस चलाती थी, उसका ऑनलाइन प्रोडक्ट बार बार फ्लॉप हो रहा था। वो फ्रस्ट्रेशन में हर बार नया प्रोडक्ट लॉन्च करती और हर बार रिजल्ट वही होता। फिर एक दिन उसने किसी मेंटर से सीखा, रिएक्ट करना बंद करो, स्टार्ट एनालाइजिंग। उसने पूरा प्रॉब्लम ब्रेक डाउन किया। 1, प्रोडक्ट डिजाइन सही है। 2, क्या सही ऑडियंस टारगेट कर रही हूं। 3, क्या मेरा संदेश स्पष्ट है। 4, क्या मेरा प्राइस वैल्यू के बराबर है। जब उसने हर पॉइंट को अलग अलग देखा, तब जाकर उसे समझ आया कि उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ही कमजोर थी। रिजल्ट, उसने पुराने प्रोडक्ट को ही रीलॉन्च किया, सही स्ट्रेटजी के साथ, और पहली बार उसे सेल्स मिलने लगे। स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग के टूल्स। अब बात करते हैं उन टूल्स की जो किताब रिकमेंड करती है, जिनसे आप कोई भी प्रॉब्लम का हल स्ट्रक्चर्ड तरीके से निकाल सकते हैं। 1, रूट कॉज एनालिसिस। 5 वाइज टेक्निक। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, क्यों 5 बार पूछो। एग्जाम्पल, प्रॉब्लम, मैं टाइम पर काम क्यों पूरा नहीं कर पाता। क्यों मैं लेट स्टार्ट करता हूं। क्यों मुझे क्लैरिटी नहीं होती क्या करना है। क्यों मैं प्लान नहीं बनाता। क्यों
मुझे प्लानिंग बोरिंग लगती है। क्यों? क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्शंस को प्रायोरिटी देता हूं। अब असली प्रॉब्लम सामने आई, डिस्ट्रैक्शंस और लैक ऑफ प्लानिंग। 2, माइंड मैप। एक पेपर लो, बीच में प्रॉब्लम लिखो, फिर उसके आसपास ब्रांचेस बनाओ। कौन कौन से एलिमेंट्स जुड़े हैं, यह आपको प्रॉब्लम के हिडन एरियाज तक पहुंचने में मदद करता है। 3, फ्लो चार्ट थिंकिंग। कोई भी प्रोसेस या डिसीजन को स्टेप बाय स्टेप बॉक्स में लिखो। हर स्टेप के आगे क्या होगा सोचो। इससे आप फ्यूचर में होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को पहले ही देख सकते हो। प्रैक्टिकल टिप्स टू अप्लाई। 1, हर प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करने की कोशिश मत करो, पहले उसे समझो। 2, पेन और पेपर उठाओ, सोच को विजुअली देखो। दिमाग में सोचना और लिखकर सोचने में बहुत फर्क होता है। 3, हर वीक एक प्रॉब्लम को माइंड मैप से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। शुरुआत छोटे इश्यूज से करो, जैसे टाइम मैनेजमेंट या डेली रूटीन। 4, फैमिली या फ्रेंड्स से डिस्कस करते हुए फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करो, इससे क्लैरिटी बढ़ेगी। 5, प्रैक्टिस करो, रिएक्शन से पहले रिफ्लेक्शन। स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग एक स्किल है जो प्रैक्टिस से डेवलप होती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, स्मार्ट थिंकर्स सिर्फ जवाब नहीं ढूंढते, वो सवालों की सही स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। हर बार जब आप किसी प्रॉब्लम को अलग अलग हिस्सों में तोड़ते हो तो आप उस प्रॉब्लम को कमजोर बना देते हो। यही है स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग की असली ताकत, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल। चैप्टर 6, ग्रुप थिंक इज डेंजरस, हाउ टू स्टे रैशनल इन अ क्राउड। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन भीड़ में सोचना सबसे मुश्किल काम होता है। इस किताब का 6वां चैप्टर हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। ग्रुप थिंक यानी जब हम अपनी सोच छोड़कर सिर्फ दूसरों के हिसाब से सोचने लगते हैं, वो सोच जो अक्सर हमें गलत फैसलों की तरफ ले जाती है। लेखक कहते हैं, रैशनल थिंकिंग तब असली ताकत बनती है जब आप उसे भीड़ के शोर में भी सुन सको। लोग भीड़ में सोचने की ताकत क्यों खो बैठते हैं? क्योंकि हम इंसानों में एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, बिलोंगिंगनेस। हम सब एक्सेप्टेंस चाहते हैं। अकेले खड़ा होना अनकंफर्टेबल लगता है, तो जब भी कोई ग्रुप कोई डिसीजन लेता है, हम सोचते हैं सब यही सोच रहे हैं तो शायद यही सही है। और इसी थॉट के पीछे कई गलत फैसले लिए जाते हैं, बिना सवाल पूछे, बिना लॉजिक के। साइकोलॉजिस्ट अर्विंग जैनिस ने सबसे पहले ग्रुप थिंक को डिफाइन किया। उनकी रिसर्च के अनुसार ग्रुप थिंक में लोग अपने विचार दबा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि ग्रुप की हार्मनी बनी रहे। एक एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया कि जब 6 से 7 लोग एक ही राय रखते हैं, तो नया इंसान भले ही ऑपोजिट सोच रखता हो, वो भी ग्रुप की बात को सही मानने लगता है, बिना तर्क के। नासा का चैलेंजर डिजास्टर 1986, लॉन्च के पहले इंजीनियर्स ने वार्निंग दी थी, ठंड की वजह से पार्ट्स फेल हो सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा, पब्लिक और मीडिया ने इतना एक्सपेक्ट किया है, हम पीछे नहीं हट सकते। ग्रुप प्रेशर और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण लॉन्च को अप्रूव कर दिया गया। परिणाम, स्पेसक्राफ्ट उड़ते ही फट गया और 7 एस्ट्रोनॉट्स की जान चली गई। यह था क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप थिंक ओवर लॉजिक। सैफ एक कॉलेज स्टूडेंट था। उसके ग्रुप में हर कोई एक रिस्की इन्वेस्टमेंट ऐप में पैसे डाल रहा था। जब उसने सवाल उठाया कि क्या ये लीगल है, क्या इसमें डेटा सेफ है, तो सब हंसने लगे। बोले, तू तो बहुत ओल्ड स्कूल सोचता है यार। कुछ हफ्तों बाद उस ऐप ने सारे पैसे गायब कर दिए। सैफ ने पैसा नहीं लगाया था क्योंकि उसने अकेले खड़े होकर क्रिटिकल सोचना चुना, जबकि बाकी सिर्फ ग्रुप के पीछे चल रहे थे। प्रैक्टिकल टेक्निक्स टू स्टे रैशनल इन क्राउड। 1, पॉज एंड क्वेश्चन। भीड़ कुछ कह रही है, पहले पॉज करो, फिर पूछो, क्या मैं इस बात से वाकई सहमत हूं या सिर्फ इसलिए मान रहा हूं क्योंकि सब मान रहे हैं। 2, माइनॉरिटी व्यू पॉइंट एक्सप्लोर करो। हर ग्रुप डिसीजन में एक अपोजिंग व्यू भी होता है, उसे सुना, समझा। कई बार सच्चाई वहीं छिपी होती है। 3, डेविल्स एडवोकेट बनो। खुद से उल्टा सवाल पूछो, अगर ये आइडिया गलत हो तो क्यों? इससे आप अंदर से मजबूती से सोच पाते हो। 4, रिटन रीजनिंग। कोई बड़ा ग्रुप डिसीजन हो रहा है, खुद से कहो, मैं इसका सपोर्ट क्यों कर रहा हूं। इसे लिखो और देखो क्या वो कारण लॉजिकली स्ट्रॉन्ग है या सिर्फ सोशली एक्सेप्टेबल। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, ग्रुप में रहो लेकिन सोच अपनी रखो। कई बार अकेले सोचने वाला इंसान ही सबसे साफ देख पाता है। भीड़ ताली बजाती है, लेकिन क्रिटिकल थिंकर सवाल उठाता है, और कई बार वही सवाल किसी डिजास्टर को रोक सकता है। अब आप सोचिए, क्या आपने भी कभी ग्रुप प्रेशर में आकर ऐसा कुछ किया है जो बाद में रिग्रेट हुआ?
क्रिटिकल थिंकिंग का असली टेस्ट वहीं शुरू होता है जहां आपकी सोच अकेली पड़ जाए। चैप्टर 7, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, एविडेंस ओवर इमोशन। जो दिखता है जरूरी नहीं वो सच हो, और जो सच है वो दिखे ये जरूरी नहीं। इस किताब का 7वां चैप्टर हमें एक जबरदस्त मानसिक स्किल सिखाता है, इमोशनल सोच छोड़कर साइंटिफिक माइंडसेट अपनाना, ताकि हम अपने फैसले फीलिंग पर नहीं फैक्ट्स पर ले सकें। लेखक कहते हैं, अगर आप हर सिचुएशन को साइंटिफिक नजरिए से देखना सीख जाओ तो कंफ्यूजन, रिग्रेट और मैनिपुलेशन से बाहर निकल पाओगे। पर हम इंसान इमोशन से क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग बिल्ट इन इमोशन से ऑपरेट करता है। हम जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, जल्दी हर्ट हो जाते हैं और अक्सर बिना प्रूफ के कंक्लूजन्स पर पहुंच जाते हैं। उदाहरण, किसी ने एक बार झूठ बोला तो हम सोच लेते हैं कि वो हमेशा झूठा होगा, यानी हम एविडेंस नहीं एक्सपीरियंस के टुकड़ों से जजमेंट बना लेते हैं। साइंस क्या कहता है? साइंटिफिक मेथड 4 बेसिक स्टेप्स सिखाता है। 1, ऑब्जर्वेशन, पहले चीजों को ध्यान से देखो। 2, हाइपोथेसिस, अंदाजा लगाओ लेकिन प्रूव मत मानो। 3, एक्सपेरिमेंट, वेरीफाई करो टेस्ट करके। 4, कंक्लूजन, जो डेटा कहे वही मानो। न्यूरोसाइंस कहता है, जब हम कोई भी चीज लॉजिकली एनालाइज करते हैं तो हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी डिसीजन ज्यादा ग्राउंडेड होता है। पर जब हम सिर्फ इमोशन से सोचते हैं तो अमिगडाला एक्टिवेट होता है, जो पैनिक, फियर और इंपल्सिव एक्शन से जुड़ा है। इशरात एक वर्किंग वुमन थी। उसे लगा कि उसकी कॉलीग उसे हर बार इग्नोर कर रही है। वो दुखी रहने लगी, स्ट्रेस में रहने लगी। पर एक दिन उसने सोचा, मैं इसे लॉजिकल एनालिसिस करूंगी। उसने 1 हफ्ते तक ऑब्जर्व किया। उसे पता चला कि वो कॉलीग हर किसी से कम इंटरेक्ट करती है, सिर्फ उससे नहीं। फिर उसने डायरेक्टली बात की तो पता चला कि वो इंट्रोवर्ट थी और एंग्शियस रहती थी सोशल सेटिंग्स में। यानी इशरात की इमोशन बेस्ड असम्पशन गलत निकली और एविडेंस बेस्ड सोच ने उसका स्ट्रेस खत्म किया। प्रैक्टिकल टिप्स, साइंटिफिक थिंकिंग कैसे अपनाएं? 1, ऑब्जर्व, जज मत करो। कोई सिचुएशन है, पहले सिर्फ देखो, उसमें हिडन पैटर्न्स या फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करो, जल्दी कंक्लूजन मत बनाओ। 2, हाइपोथेसिस लिखो, जो तुम सोच रहे हो उसे एक हाइपोथेसिस की तरह ट्रीट करो, जैसे शायद मुझे इस वजह से इग्नोर किया गया। अब इसे प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए डेटा कलेक्ट करो। 3, एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करो। मान लो आप सोचते हो कि अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई ज्यादा इफेक्टिव है, तो 1 हफ्ते सुबह पढ़ो, 1 हफ्ते रात में। कंपेयर करो, किस समय दिमाग ज्यादा फ्रेश था। रियल लाइफ में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स आपके डिसीजंस को नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी देंगे। 4, इमोशनल पॉज, जब भी कोई डिसीजन लेना हो और आप इमोशनली चार्ज महसूस करें, पॉज करें, एक डीप ब्रेथ लें और खुद से पूछें, क्या मेरे पास इस सोच का कोई एविडेंस है? इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, हर इंसान साइंटिस्ट बन सकता है बिना लैब कोट पहने। बस आपको अपनी लाइफ को एक लैब की तरह ट्रीट करना है। हर थॉट, हर बिलीफ, हर डर को टेस्ट करना है, ताकि आपकी सोच फैक्ट्स पर टिके, फीलिंग्स पर नहीं। अब खुद से पूछिए, मैं आज जो सोच रहा हूं, क्या उसका कोई प्रमाण है या फिर मैं बस इमोशन के बहाव में बह रहा हूं? याद रखिए, फीलिंग्स टेम्पररी होती हैं, पर एविडेंस से लिए गए डिसीजंस जिंदगी बदल सकते हैं। चैप्टर 8, बिल्ड योर ओन मेंटल टूल किट, डेली हैबिट्स टू थिंक स्मार्टर। दिमाग की धार भी उसी तरह तेज होती है जैसे तलवार की रोज की प्रैक्टिस से। इस किताब का 8वां चैप्टर हमें यह सिखाता है कि क्रिटिकल थिंकिंग कोई गिफ्ट नहीं, ये एक हैबिट है जिसे आप हर दिन बेहतर बना सकते हैं। लेखक कहते हैं, अगर आप रोज अपने माइंड को ट्रेन करें तो आपका सोचने का तरीका इतना शार्प हो जाएगा कि कोई भी कंफ्यूजन, मैनिपुलेशन या डिस्ट्रैक्शन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब सवाल यह है, हम हर दिन अपनी सोच को कैसे मजबूत करें? क्योंकि हमारा माइंड हर रोज डिस्ट्रैक्शंस, इमोशंस और अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन से घिरा रहता है। सोचिए, सुबह उठते ही मोबाइल, फिर सोशल मीडिया, फिर रैंडम ओपिनियंस। इस डिजिटल ओवरलोड में हम अपनी क्लैरिटी खोने लगते हैं। न्यूरोसाइंस रिसर्च कहती है कि 1, जर्नलिंग आपके ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है, जिससे लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है। 2, माइंडफुल रिफ्लेक्शन, यानी दिन के एंड पर यह सोचने की आदत कि आज क्या सीखा,
क्या गलत किया। ये आपकी अवेयरनेस बढ़ाती है और अनकॉन्शियस पैटर्न्स को तोड़ती है। 3. डीप वर्क सेशंस, मतलब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के 25 से 30 मिनट काम करना। यह आपके ब्रेन की फोकस एबिलिटी को ट्रेन करता है, जैसे जिम में मसल्स ट्रेन होते हैं। फैसल एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट था। वो अक्सर डिसीजंस को लेकर कंफ्यूज रहता, छोटी छोटी बातों में ओवरथिंक करता और सोशल मीडिया में खोया रहता। एक दिन उसने डिसाइड किया, मैं अपने दिमाग को ट्रेन करूंगा जैसे बॉडी को करते हैं। उसने 3 आदतें शुरू की। रोज 10 मिनट जर्नलिंग, जो सोचा, जो फील किया वो लिखना। हर शाम 5 मिनट का सेल्फ रिफ्लेक्शन, आज मैंने क्या बेहतर किया, और दिन में एक बार 25 मिनट फोन बंद करके कोई डीप काम करना। 3 हफ्तों में उसका फोकस, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। प्रैक्टिकल टूल किट, हर दिन की 4 आदतें जो सोच को तेज बनाएं। 1. जर्नलिंग, हर सुबह या रात 3 लाइनें लिखो। मैंने आज क्या सीखा, क्या कंफ्यूज्ड हूं, क्या सुधार कर सकता हूं। यह हैबिट आपके अंदर के मेंटल नॉइज को क्लियर करती है। 2. सेल्फ रिफ्लेक्शन, हर रात सोने से पहले 2 मिनट खुद से सवाल करो, क्या मैंने आज किसी थॉट को बिना सोचे मान लिया, कहां मैं बेटर सोच सकता था। 4. डीप वर्क सेशन, हर दिन कम से कम 25 मिनट बिना किसी नोटिफिकेशन के एक काम पर ध्यान दो, चाहे पढ़ाई हो, कोई आइडिया हो या प्लान बनाना हो। यह आपकी मेंटल स्टैमिना को बढ़ाता है। 4. डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स, रोज 1 घंटे नो स्क्रीन जोन रखो, ना मोबाइल ना टीवी, सिर्फ खुद के साथ। इससे आपकी अटेंशन स्पैन बड़ी होगी और माइंड शांत होगा। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है क्रिटिकल थिंकिंग। कोई मैजिक नहीं, ये एक डेली प्रैक्टिस है। जैसे बॉडी फिट रखने के लिए वर्कआउट करते हैं, वैसे ही माइंड को शार्प रखने के लिए मेंटल टूल किट बनाना पड़ता है। अगर आप हर दिन बस थोड़ी सी अटेंशन, अवेयरनेस और डिसिप्लिन लाओ, तो आपकी सोच की ताकत लोगों को हैरान कर देगी। अब आप बताइए, क्या आप रेडी हैं अपना माइंड ट्रेन करने के लिए, या फिर सोच की कमजोरियों से हार मान लेंगे। चैप्टर 9, फाइनल फिल्टर, हाउ टू मेक द बेस्ट डिसीजन एवरी टाइम। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं, असल में हम बस महसूस कर रहे होते हैं। इस किताब का आखिरी चैप्टर हमें यह सिखाता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन होना काफी नहीं, उसे सही तरीके से टेस्ट करना ही असली सोच है। ऑथर कहते हैं, हर आइडिया, हर चॉइस, हर डिसीजन को एक फाइनल मेंटल फिल्टर से गुजारो, जो आपके लॉजिक, इमोशंस, इंट्यूशन और वैल्यूज को बैलेंस करे। क्यों जरूरी है ऐसा फिल्टर? क्योंकि जिंदगी के कई फैसले कंफ्यूजन से भरे होते हैं। जॉब बदलूं या नहीं, किसी रिश्ते को निभाऊं या छोड़ दूं, कोई अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट। इन हालातों में इंसान अक्सर या तो ओवरथिंक करता है या इंपल्स में गलत कदम उठा लेता है। साइकोलॉजी के मुताबिक जब आप सिर्फ लॉजिक पर डिसीजन लेते हो तो वो कोल्ड और डिस्कनेक्टेड हो जाता है। जब आप सिर्फ इमोशन पर चलते हो तो वो इंपल्सिव और रिग्रेटफुल हो सकता है। बेस्ट डिसीजंस वही होते हैं जो लॉजिक प्लस इमोशन प्लस इंट्यूशन प्लस कोर वैल्यूज से निकले हों। 5 चरणीय फिल्टर का परीक्षण किसी भी विचार या निर्णय के लिए। 1. स्पष्टता, क्या मुझे पूरे फैक्ट्स पता हैं? कोई भी फैसला लेने से पहले पूछो, क्या मैं असम्पशंस पर चल रहा हूं या मैंने हर एंगल को ऑब्जर्व किया है। 2. इमोशन चेक, मैं अभी किस फीलिंग में हूं? गुस्सा, डर, एक्साइटमेंट, ये सब डिसीजन को डिस्टॉर्ट करते हैं। अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन में हो तो पॉज करो, काम माइंड से सोचो। 3. इंट्यूशन, क्या मेरा अंदर कुछ कह रहा है? कभी कभी गट फीलिंग हमारी सबकॉन्शियस इंटेलिजेंस होती है। इसे इग्नोर मत करो, पर ब्लाइंडली फॉलो भी मत करो, उसे लॉजिक से वैलिडेट करो। 4. अलाइनमेंट, क्या ये डिसीजन मेरी कोर वैल्यूज से मैच करता है? हर इंसान की कुछ अंदरूनी वैल्यूज होती हैं, जैसे ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, फ्रीडम। पूछो, क्या मैं अपने प्रिंसिपल से समझौता कर रहा हूं? 5. प्रभाव, 6 महीने बाद मैं इस डिसीजन को कैसे देखूंगा? ये फ्यूचर व्यू आपके आज के डर को न्यूट्रल करता है और आपको लॉन्ग टर्म सोचने में मदद करता है। रशीद एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था। उसे 2 जॉब ऑफर्स मिले, एक में ज्यादा पैसा पर टॉक्सिक एनवायरनमेंट, दूसरे में कम सैलरी पर लर्निंग और रिस्पेक्ट। उसने यही 5 चरण का फिल्टर अप्लाई किया। क्लैरिटी, दोनों जॉब रोल्स समझे। इमोशन, तन एक्साइटमेंट को अलग किया। इंट्यूशन, उसका दिल साफ कह रहा था कि पीस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज, उसने टॉक्सिक कल्चर को ना कहा। इम्पैक्ट, उसे पता था 6 महीने बाद उसे सेटिस्फैक्शन चाहिए।
सिर्फ सैलरी नहीं, उसने वही जॉब चुनी जो उसकी ग्रोथ और वैल्यूज से जुड़ी थी, और बाद में उसका प्रमोशन भी हुआ। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ सवाल पूछने या लॉजिक लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सही वक्त पर सही फैसला लेने की ताकत है। जब आप हर डिसीजन को एक क्लियर मेंटल फिल्टर से गुजरने देते हो, तब आप रिग्रेट से नहीं, विजडम से जीना शुरू करते हो। एक आखिरी सवाल आपसे, क्या आप भी अपने हर थॉट और डिसीजन को अब इस 5 चरण फिल्टर से गुजारने के लिए तैयार हैं, या फिर कंफ्यूजन, इमोशन और प्रेशर के हवाले छोड़ दोगे? फैसला अब आपका है। कंक्लूजन, तो चलिए एक बात साफ समझ लेते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है और हर इंसान इसे सीख सकता है। अगर आप रोज छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करते हैं, अगर बार बार गलत फैसले लेते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ शुरुआत है। इस बुक ने हमें सिखाया कि सोचने से पहले रुकना जरूरी है, हर चीज पर सवाल उठाना जरूरी है, और सबसे जरूरी, अपने डिसीजंस को साइंस की तरह एनालाइज करना जरूरी है। जब आप इमोशन, लॉजिक और वैल्यूज तीनों को बैलेंस करना सीख जाओगे, तब आपके हर डिसीजन में क्लैरिटी होगी। यही है रियल क्रिटिकल थिंकिंग, यही है रियल कॉन्फिडेंस। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। आप सुन रहे थे A2 ऑडियो बुक, जहां किताबें बोलती हैं। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।